नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के 4 साल कितने बेमिसाल। जी हां, उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और साथ ही अब सवाल यह उठता है कि 4 साल में कितना विकास हुआ, कितना उत्तराखंड बदला। जिस तरीके से दावे और वादे जनता से किए गए थे उस पर सरकार कितना खरा उतरी है। जो विकास की बातें और यहां पर जो है रोजगार को लेकर जनता से जो वादे किए गए थे उसको लेकर सरकार कितना कारगर कदम उठाकर जनता तक विकास और साथ ही रोजगार को पहुंचाने में कामयाब हुई है। और बड़ा अहम सवाल यह भी है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार की तरफ से 4 साल पूरे होने पर बड़ा आयोजन करने की बात कही जा रही है। हर एक विधानसभा क्षेत्र को संबोधित करेंगे सीएम त्रिवेंद्र, लेकिन विकास की बात होगी, रोजगार की बात होगी सरकार की तरफ से। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जिस तरीके से 4 साल का वक्त गुजर चुका है, पूरा होने जा रहा है और उसमें कितना विकास हुआ है, जो दावे और वादे किए गए थे जनता से उसको पूरा करने में कितना कारगर साबित हुई है सरकार, और जिस तरीके से रणनीति बनाकर विकास को आगे और तेज गति से पहाड़ों के क्षेत्रों में भी पहुंचाने की बात कही गई थी उसको लेकर भी कितना कारगर साबित हुई है सरकार उत्तराखंड की। ये तमाम सवाल हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम जो है बातचीत करेंगे, आज खास चर्चा करेंगे। इसी चर्चा मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ सचिन गुप्ता, नेता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ राजू मौर्य, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, राजू मौर्य भी जुड़ रहे हैं। राजू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ सुजाता पॉल जी भी जुड़ रहे हैं। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार उत्तराखंड की जो जनता है वो 4 साल को लेकर किस तरह से समझती है, कैसे देखती है और क्या कुछ उनका कहना है। उसके बारे में ये है कि केवल सड़क के अलावा सरकार ने कोई भी आम जनता को रोजगार नहीं दिया और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। मजदूर आदमी का जीना हराम हो गया है। जो है कागजों में विकास हो रहा है, इसके अलावा कख नहीं हो रहा। उसके बारे में ये है कि केवल सड़क के अलावा सरकार। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार 4 साल त्रिवेंद्र सरकार के कितने बेमिसाल, कितना विकास हुआ, किस तरह से जो बातें कही गई थी विकास को लेकर और क्या वाकई में वो दावे और वादे पूरे हुए, ये तमाम सवाल है। इन्हीं सवालों से आज हम अपने मेहमानों से जानेंगे, विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे और चलते सीधा अपने मेहमानों के पास लौटेंगे। सुजाता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। 4 साल आप कैसे देखते हैं त्रिवेंद्र सरकार के, कितना विकास हुआ, जो दावे और वादे किए गए थे जनता से उस पर कितना खरा उतरी है सरकार? 306 करोड़ की वित्तीय नियमितताएं पाई गई हैं, अनियमितताएं। किसमें? कैग की रिपोर्ट में। मैं ऐसे देखती हूँ इस सरकार को, मैं ऐसे देखती हूँ इस सरकार को कि 717 परिवार हमारे पहाड़ों के, जो जिनके एक एक परिवारजन जो है वो 108 में कार्यरत थे, सरकार की गलत नीति की वजह से निकाल दिए गए। मैं इस सरकार को ऐसे देखती हूँ कि आयुष के छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपने लिए इंसाफ मांगने, इंसाफ पाने। मैं ऐसे देखती हूँ इन्हें कि इनके कार्यकाल में महिलाओं का उत्पीड़न किस प्रकार से हुआ। महेश नेगी के ऊपर आरोप लगे मगर महेश नेगी का संरक्षण किया गया। मैं ऐसे देखती हूँ इस सरकार को कि किस प्रकार से महिलाओं के ऊपर इन्होंने लाठियां भांजी। जो राज्य महिलाओं के बलिदानों से मिला हुआ राज्य है, वहां पे महिलाओं पर पहली बार इस प्रकार से 20 सालों में लाठियां भांजते हुए हमने देखा। बूढ़े लोगों पर लाठियां भांजते हुए देखा। हमने देखा कि बेरोजगार संघ जो है किस प्रकार से मगर इनके कान पे जू नहीं रहती। किस प्रकार से लोगों ने इनके विरुद्ध जब आवाज उठानी शुरू करी के परिणाम से, तो इन्होंने धरना स्थल बदलकर एक ऐसी जगह ले जाकर रख दिया, वहां पटक दिया जहां पे ना तो बाथरूम की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, ना इनके कानों तक उनकी आवाज आ सकती है। तो चाहे महिला को हो सकती हो जो अन्य राज्यों में रहते थे, जो वापस आए, उनको हम रोक नहीं पाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को कोरोना काल के को देखते हुए भी अगर मैं कहूं कि इन्होंने ठीक नहीं किया, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है।
क्योंकि आज भी 108 की जो सर्विसेज है वो ठीक प्रकार से नहीं चल रही है। पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, सड़क व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, मगर ये वो कर रहे हैं जो केंद्र इन्हें निर्देशित करता है। ये बड़ी बड़ी सड़कें बनाने चल पड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाता है, मगर देश इनकी सड़क बनाने के लिए कहता है तो इनको आवाज सुनाई नहीं देती। अन्य राज्य को, इस राज्य से पानी जाता 11 राज्य पर किस प्रकार की आपदा आई, जब हमारे यहाँ आपदा आई ऋषि गंगा में, जिस प्रकार का कहर हमने देखा वो इनकी गलत नीतियों की वजह से है, क्योंकि ये पपेट वाली सरकार है, ये कठपुतली सरकार रिमोट कंट्रोल से चलती है। तो इन्होंने 5 साल में भी कुछ नहीं करना, केवल अनाउंसमेंट करना है। ठीक है मैडम। राजू मौर्य जी, आप कैसे देखते हैं 4 साल कितने बेमिसाल, कितना विकास हुआ, जो दावे और वादे किए गए थे जनता से, क्या वाकई में वो पूरे कर पाई है सरकार? जी, देवेंद्र सरकार के जो 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये पूरी तरह विफलताओं से ओत-प्रोत है। इस पूरे 4 साल के अंदर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं बन पाई। जो काम, जिस उद्देश्य को लेकर उत्तराखंड राज्य की अवधारणा रखी गई थी, जिस कारण उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ, वो सारी अवधारणा समाप्त कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। आज देवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार के अंदर जीरो टॉलरेंस के नाम पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए उनके पास में कोई पॉलिसी नहीं है। देवेंद्र सिंह रावत जी के ओएसडी खुद साथ में बैठ करके रिश्वत, कोई वहां पे बात चल रही है, वहां पे किसी काम को कराने के लिए पैसे का लेन देन हो रहा है, खूब वो वीडियो चली, खूब प्रसारित हुई, लेकिन वो ओएसडी आज भी बरकरार है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कोई कार्रवाई नहीं। और लगातार भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया उत्तराखंड के अंदर। जितने वर्ष हुए हैं उत्तराखंड राज्य को बने हुए, उससे उतने समय में जितने भ्रष्टाचार नहीं हुए उतने मात्र इन 4 वर्षों में हो गए। तो आप कह सकते हैं कि देवेंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से धरातल पर परियोजनाओं को लाने में, पलायन को रोक पाने में, रोजगार दे पाने में, इन सभी चीजों में पूरी तरीके से विफल रही है। और भ्रष्टाचार करो और जीरो टॉलरेंस का नारा दो, यही सरकार ने केवल 4 साल में किया। ठीक है राजू जी, ठीक है सर। सचिन गुप्ता जी, सुजाता जी को और साथ ही राजू मौर्य जी को आपने सुना है, फिर कैसे बेमिसाल हो सकते हैं सर 4 साल? देखिए, दोनों जो है मेरे विपक्ष के नेता हैं, एक की जमीन खो चुकी है, दूसरा जमीन बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दोनों को जो है, एक की जो पृष्ठभूमि है उसको 60 साल तक जनता ने देखा है, पहचाना है, उनकी नीति और नीयत देखी है, और दूसरी को दिल्ली में देखा है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, उन जन कल्याणकारी नीतियां किसी के सामने, किसी से छुपी नहीं है, सबके सामने है। लगातार जिसको अभी मेरी बहन सुजाता जी ने भी बोला कि जो है कोविड में जो है हमने ध्यान नहीं दिया, आज पूरा विश्व जो है हमारी नीतियों को जो है सराह रहा है। पूरी हमारी जो नीतियां कोविड को लेकर जो है पूरे देश के अंदर बनाई गई थी, उसको लेकर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारे देश के संगठन की जो है सराहना कर रहा है सर। वो बिल्कुल कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया सर? सवाल राज्य सरकार का है सर। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा परिवार रहा है जिसको कोविड बीमारी के समय पे जो है कोई भूखा सोया हो, किसी को इलाज न मिला हो, किसी को खुद मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर इलाज कराते हैं। सचिन गुप्ता जी कैसी बात कर रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री जी दिल्ली पहुंचकर अपना इलाज कराते हैं। क्या कोई मरीज क्वारंटाइन सेंटर में मरा है? क्या कोई क्वारंटाइन सेंटर में कोई ऐसा मरीज रहा है जिसको इलाज ना मिला हो? देखिए, कोरोना महामारी बताकर नहीं आती है। हमारे मुख्यमंत्री ने ये कोरोना महामारी बता, सुजाता जी सुनिए, सुन लीजिए ना। आप जब बोले मैं सुन रहा था, आप मेरी बात सुनिए ना। जब आपने बोला मैं चुप रहा, आप मेरी बात भी सुनिए ना। महामारी जब आई थी तो महामारी बताकर नहीं आई थी। महामारी के लिए कोई भी देश जो है तैयार नहीं रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर राज्य स्तर और बूथ स्तर तक जो है भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने मोर्चा संभाला। जहां आपके और सब अन्य दलों के कार्यकर्ता घर में थे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर जाकर मार्च
मास्क बांट रहा था, सैनिटाइजर बांट रहा था, राशन बांट रहा था, जाके लोगों की कोई समस्या है? ठीक है। आप बताइए कहाँ से आपके कार्यकर्ता, आप बताइए कहाँ से आपके कार्यकर्ता, कहाँ से आपके सरकार के संगठन? ठीक है सचिन जी, आपके लोगों का एक राशन का चित्र मुझे कहीं दिखाइए। जब आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर के आम जनमानस की समस्याओं को सुनने हैं, तब उसके बाद आपने जाकर तब आप उसमें सचिन जी आपको करना पड़ेगा, सत्ता में आप हैं सर, आपको करना पड़ेगा, सत्ता में आप हैं। कई जनता वाले तब आपको सड़क पे आना पड़ा। ठीक है ठीक है, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन जी, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं राज्य सरकार को। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपको, मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे मैडम, एक एक करके बात करेंगे ताकि हमारे दर्शकों की भी समझ में आए जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन गुप्ता जी आपसे मेरा सवाल है, 4 साल सरकार को होने जा रहे हैं, कितना रोजगार आपने युवाओं को दिया है उत्तराखंड के? देखिए लगातार जो है उत्तराखंड सरकार आम जनमानस के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो है नई योजनाएं बना रही है। हम लोग जो है योजना सर 4 साल होने जा रहे हैं, 2022 में चुनाव होना है, अभी भी आप योजनाओं को ही बना रहे हैं, धरातल पर कब उतरेंगी सर? नहीं, योजना को हम बता रहे हैं, हमने इससे हम योजना हम लेके आए हैं। हम लोग जो है महिलाओं को बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं, हम लोग किसानों को बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं। ऑल वेदर रोड बन रहे हैं यहाँ पे। उपनल के लोग क्यों बैठे हुए हैं आपके विरोध? क्यों आवाज उठाते हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों आंदोलन करते हैं? बताइए। क्यों नहीं बना पाए? सुजाता जी अपनी बारी ये बोलिए ना, हम सबको बारी बारी बोलिए ना, जो वो ठीक है सर, हम भी काउंटर करेंगे, लेकिन बारी बारी बोलिए। लड़ने के लिए यहाँ पे जंगली जानवरों के खिलाफ डिबेट करके फायदा नहीं है ना। ठीक है सचिन जी, वैसे भी जो है इस तरीके से जंगली जानवर आप होंगे, सचिन जी बात करिए। शब्दों की गरिमा का ख्याल रखेंगे हम सब। सचिन जी बारी का परिचय, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना। ठीक है सचिन गुप्ता जी, सचिन गुप्ता से आपसे मेरा सवाल है सचिन जी। ठीक है मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। सचिन जी, उत्तराखंड बीजेपी की कोर ग्रुप की अचानक से बैठक हुई जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक भी शामिल हुए, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ त्रिवेंद्र जी को आज सब कुछ अपने कार्यक्रम रद्द करने पड़े और तुरंत दिल्ली जाना पड़ा? देखिए केंद्रीय नेतृत्व अपने मुख्यमंत्रियों को, प्रदेश अध्यक्षों, सांसदों को जब चाहे तब तलब कर सकती हैं। हो सकता है कोई गंभीर विषय, सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई विषय हो तो उसको लेकर जो है संगठन को जो है बुलाने का पूर्ण अधिकार है केंद्रीय नेतृत्व को। ठीक है सुजाता जी, आप कैसे देखते हैं? बैठक हुई, रिपोर्ट सौंपी गई हाईकमान को, उसके बाद जो है त्रिवेंद्र जी को बुला लिया जाता है, हलचल तेज है, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के सवाल भी निकलकर सामने आ रहे हैं, कैसे देखते हैं मैडम आप? देखिए 4 साल से ये सरकार टोटली अस्थिर सरकार है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी नहीं दे पाई। अगर आप मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं किसी कारणवश तो आपको मिलने के लिए बहुत समय वेट करना पड़ेगा कि आप मुलाकात होती ही नहीं। और ये अपने इनके नेता इस बात को बोलते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सुना ना ये जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई हम तो विपक्ष में है और आपकी तो यहाँ पे जमीन है नहीं, तो आप सरकार में है, आप इस बात को मानने को भी आप समझ नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसीलिए आप केवल राजनीतिकरण करते हैं। मुझे बताइए नौकरियों के विषय में उपनल वाले क्यों बैठे हुए हैं, इनके विरुद्ध क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर इन्होंने नौकरियों से नहीं निकाला उन्हें, अगर ये नए लोगों को नौकरियां नहीं दे पाए तो लोग इनका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसी वजह से तो, क्योंकि इतना आक्रोश है इनके विरुद्ध और इनके अपने दिल्ली में क्यों बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ? इसलिए है क्योंकि कोई इस मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। मगर मैं ये भी देख रही हूँ कि किस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। आज कह रही हूँ इसको इस पर गौर करिएगा कि वहां से अगर दुष्यंत जी आते हैं और बाकी इनके नेता आते तो वो इसलिए नहीं आते कि उनको बाकी अपने नेताओं की बात सुनकर लोकतांत्रिक तरीके से इस मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को रखना है। वो आते हैं एक मैसेज देने के लिए, क्योंकि वो त्रिवेंद्र रावत को भी मैसेज दे रहे हैं कि आपको हमने मुख्यमंत्री बनाकर बैठाया है, आप रिमोट कंट्रोल की सरकार चला रहे हैं, इसलिए जब तक आप वो करेंगे जो हम कह रहे हैं तब तक हम के विरुद्ध की आवाजों को दबा देंगे। और उनको जो उठाते हुए उनको भी मैसेज दिया जा रहा है कि हम
हम कहते हैं और तुम इसको अनुशासन के दायरे में ले आओ, क्योंकि यही तानाशाही ठीक है। चल रही है। ठीक है सुजाता जी, ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। राजू मौर्य जी, डबल इंजन की सरकार, ये कहा गया था कि डबल इंजन की सरकार है, उत्तराखंड में विकास ऐसे होगा, इतने रोजगार दिए जाएंगे, लेकिन कितना कारगर साबित हुई है, कितना रोजगार मिला, और जो दावे और वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, त्रिवेंद्र सरकार की तरफ से, कितना काम हुआ है उन पर? देखिए, भाजपा ने जो वादे किए उसमें से अपना एक वादा भी पूरा नहीं कर पाई। आज भाजपा और कांग्रेस, आज हम बात जरूर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 4 वर्षों की, लेकिन वो भाजपा कांग्रेस में भाजपा है। कांग्रेस के 14 लोग वहां बैठे हुए हैं, तो भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही व्यक्ति है, चेहरे अलग। इनको तो पता ही नहीं कि क्या कहना है। नहीं, चेहरा क्यों नहीं है, बहुत अच्छे से पता है मैडम उसको। जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? आपने तब तो कुछ किया नहीं। अरे आपने तो कांग्रेस में ही थी, आपने आपने तो किस तरीके की कांग्रेस से, किस तरीके की कांग्रेस है, इस पर है डिबेट। चलाइए यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी तो है नहीं सरकार में, इसका मतलब है तो है बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि हरक सिंह चौहान इसी पार्टी में है। हरक सिंह के रिश्तेदार को सरकार जनता इसी पार्टी में है, निकाल दिया हरक सिंह के रिश्तेदार, हरक सिंह के पार्टी में, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ठीक है मैडम, या नहीं है सुजाता जी, राजू मौर्य जी से भी जवाब ले लेते हैं। ये बीजेपी में नहीं थे, आप पार्टी में क्यों? आप ही बोल लीजिए, आप डिबेट में क्यों आती हैं? सुजाता जी, राजू मौर्य जी से भी जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, राजू मौर्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्योंकि आपके पास मुद्दा नहीं। अरे बताइए मुझे, चुनाव तुमने दिया क्या? 19 में और 2020 में एकदम से आई है, क्योंकि अपनी जमीन तलाश रहे हैं ये। ठीक है सुजाता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजू मौर्य जी से भी मैं जवाब ले लेता हूँ। मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। मैडम राजू मौर्य जी को भी हम लोग सुन लेते हैं, उनसे भी मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। राजू मौर्य जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप ज्यादा जी पहले बात सुनिए। जब आप बोल रही थी तो मैं बीच में नहीं बोल रहा था, या तो आप अकेले बोल लीजिए। रोक तो कोई सकता नहीं। बीच में क्यों कूदेंगी? ठीक है लगता है क्या? राजू जी, मेरे सवाल सीधा सा आपसे है, आप जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को डिबेट पे लेके आते हैं जिनको भाषा नहीं पता कि पार्लियामेंट्री भाषा क्या है, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ऐसी भाषा मैं नहीं कहती, मुझे पता है लोग जानती हूँ कि देखें कि ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है राजू जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। गलत बात मत करिए, आप बीच में मत कूदिए। मतलब आपको बात करने की कोई तमीज है? ये सब नहीं, आप सुना रही हैं, सुना रही हैं, आपको बहुत तमीज है। ठीक है सर, ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजू मौर्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजू मौर्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। उस पर बोलिए, अगर बोलने का मतलब है, अगर हम बोलेंगे, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, भारतीय जनता पार्टी आपको लेके आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ठीक है मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। राजू मौर्य जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सीधा सा मेरा सवाल आपसे है, आप सवाल का जवाब दीजिए। राजू मौर्य जी, मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। अरे बिलाल जी, सुजाता जी मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सभी मेहमानों की बात सुननी चाहिए, हमें शांति से सुननी चाहिए ताकि अपना अपना पक्ष रख सके। मैडम मैं लौटूंगा आपके पास। राजू मौर्य जी अपनी बात पूरी कीजिए। बोलने देंगी तभी तो मैं बिलाल मलिक जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मेरा निवेदन है कि सुजाता जी को पूरा मौका चाहिए। नहीं सर, मौका आपको भी दिया जाएगा सर, मौका आपको भी दिया जाएगा। राजू जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सचिन जी के पास मैं तब लौटूंगा सर। राजू जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल रही है सर। सीधा सा मेरा सवाल आपसे था, जिस तरीके से 4 साल सरकार के होने जा रहे हैं त्रिवेंद्र राज में, विकास की जो बातें और दावे यहां पर किए गए थे, जनता से रोजगार देने की बात कही गई थी, और जिस तरीके से बदस्तूर लगातार जो प्लान जारी रहा उसको रोकने में और रोजगार को देने में, जनता को तक पहुंचाने में कितना कारगर साबित हुई है सरकार?
देखिए, कोविड के दौरान बड़ी संख्या में लोग जो उत्तराखंड से बाहर थे वो अपने गांव की तरफ वापस लौटे, क्योंकि कोरोना को लेकर के सब लोग डरे हुए थे। पता नहीं था कब तक कितना लंबा लॉकडाउन जाएगा, कितनी लंबी बीमारी खिंचेगी। इस प्रकार से एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया देश के अंदर, तो सभी लोग वापस आए। सबको उम्मीद थी कि सरकार हमारा साथ देगी और निश्चित रूप से हमें अपने घर गांव और वहां पर हमारे आसपास हमें कुछ छोटा मोटा रोजगार मिल जाएगा और ताकि हम सर्वाइव कर पाएंगे। लड़ाई सर्वाइवल की चल गई थी जब कोरोना आया, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना के दौरान जो लोग वापस आए, अपने पहाड़ों की तरफ वापस आए, अपने उत्तराखंड की तरफ वापस आए, वो बड़े निराश हो गए। सरकार उनको कोई भी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाई, उनको रोजगार या उनको जीवन यापन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाई जिससे कि वो पहाड़ों पर रुक सके। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए, कि जो बाहर जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, वो लोग वापस आए, कोरोना के दौरान ही वापस आए, उनको किस तरह रोका जाए। आखिरी में हुआ क्या, वो सब लोग निराश होकर के वापस दिल्ली, अन्य राज्य, मुंबई या जो जिस जिस राज्यों में अपने छोटा मोटा रोजगार कर रहे थे, जब कोरोना थोड़ा नॉर्मल हुआ वापस अपने अपने उन्हीं गंतव्यों की तरफ वापस चले गए। तो ये पूरी तरीके से फेलियर रहा। निश्चित रूप से सरकार चाहती तो वो जो पलायन, क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस पे लोग रहते हैं, वो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट करते हैं या होटलों में काम करते हैं या कहीं और अन्य जगह काम करते हैं, वो सब अपने गाँव में रहना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर, बुराड़ी के अंदर आप जाके देखिए तो वहाँ 14 लाख लोग हैं, वो सब चाहते हैं कि पहाड़ों पर रहें। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जब हम कभी उनसे मिलते हैं तो बड़े याद करते हैं कि हाँ, हमारे पहाड़ बहुत अच्छे थे, वहाँ साफ सुथरी हवा थी, लेकिन वो शहरों में रहने के लिए मजबूर है। हमारी सरकार वापस आए हुए, घर वापस आए हुए लोगों को संभाल नहीं पाई, ये बड़े दुख की बात है। ठीक है सर। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि किस प्रकार से चलते हुए सत्र को छोड़ करके 45,000 करोड़ का बजट मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड कल्याण के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो कही गई थी कि जारी करेंगे, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि केंद्रीय नेतृत्व के कुछ लोग देहरादून आ गए और सत्र को बीच में छोड़ करके जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है बजट सत्र के दौरान, उस सत्र को बीच में छोड़ करके सारे नेता देहरादून पहुंच गए। ये ऐसा क्यों किया? जनता के साथ खिलवाड़, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़, ये इसको हम मानते हैं। क्यों किया, ये भाजपा से सवाल है। ठीक है सर। सचिन जी, आपने राजू जी को सुना, सर जवाब दीजिए। जी, मैं राजू जी की बात का जवाब देता हूँ। राजू जी, जो कोरोना काल आया है, कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना काल में वैक्सीन का काम चल रहा है। अन्य प्रदेशों से जो लोग हमारे प्रदेश में आए थे वो यहाँ के मूल निवासी थे और वर्तमान में भी यही काम कर रहे हैं। जो लोग होम स्टे या घर पे रह के काम कर सकते थे वो घर पे रह के कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी नौकरी ज्वाइन की थी, केवल वही लोग यहाँ से गए हैं। आज भी कोरोना काल में आए हुए उत्तराखंड के अंदर लगभग 90% लोग यहाँ पर खेती बाड़ी कर रहे हैं, यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं, दूध की डेयरियां लगा रहे हैं या मत्स्य पालन के माध्यम से जो है बकरी पालन और इस प्रकार के कार्य करके जो है अपना आजीविका चला रहे हैं और साथ में और 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। यहाँ पे हमने किसानों को, ताकि जो है हम लोग यहाँ पर जो है किसानों को अच्छा रोजगार दे सके, किसानों की आय दुगनी कर सके, हम उसके लिए जो है 3 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उनको उपलब्ध कर रहे हैं। इसीलिए करा रहे हैं ताकि वो अपने प्रदेश में रहे, यहाँ पर रोजगार करें, यहीं पर अपनी माटी के साथ जुड़े रहें। आपने कहा कि सत्र छोड़कर जो है विधायक देहरादून में आ गए हैं या विधायकों को जो है अचानक बुला लिया गया। सत्र अनिश्चितकाल के लिए अभी फिलहाल स्थगित कर दिया गया। उसके बाद सत्र खत्म होने के बाद ही जो है यहाँ पर सब लोग आए हैं। उसके बाद ही जो है वो लोग अपनी अपनी बैठकों में, क्योंकि संगठन की अपनी काम है। जब विधानसभा सत्र सरकार का खत्म हुआ तो उसके बाद संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों में लगे, चर्चा में करे, बैठक करे या अपना जो है विश्राम करे। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी विषय, आप इसको सरकार जनता के साथ क्यों? ठीक है सचिन गुप्ता जी, 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है उत्तराखंड में। आपके पास कौन कौन से मुद्दे, कौन से विकास की ऐसी योजनाएं होंगी जिसके बलबूते आप जनता के बीच पहुंचेंगे? सर देखिए, हम सबसे पहले जो अपनी नीति और नियत लेके जो भारतीय जनता पार्टी चली है, हम उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने विकास कार्यों के जो वादे किए थे, जिन विकास कार्यों पर हम लगातार खड़े हो रहे हैं। हम 4 धाम यात्रा को ऑल वेदर रोड से बनाकर चल रहे हैं। हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। हम लोग देहरादून के अंदर पहाड़ों के अंदर पहाड़ों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जगह जगह हम लोग जो है पुल निर्माण कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर मीटिंग्स के माध्यम से हम यहाँ पे इन्वेस्टर्स लेकर आ रहे हैं ताकि यहाँ पे उद्योग लग सके, युवाओं को रोजगार बढ़ा के मिल सके। तो हम लगातार जो है महिलाओं के, युवाओं के उत्थान के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के उत्थान के लिए हम लोग जो हमारे कार्य अधूरे रह गए उन सब कार्यों को पूरा करने के लिए जो है 2022 में हम जनता के बीच में पुनः जाएंगे। जो कार्य हमारे हुए हैं
और जो कार्य हमारे अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए हमारे ठीक को है पुनः सर। जो है सरकार में मैंडेट दे, जनता जो है अपना समर्थन दे। ठीक है सर। सुजाता जी, 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, आम आदमी पार्टी भी जो है उत्तराखंड की सत्ता पर जो है काबिज होने को लेकर तरह तरह के जो उनके दावे और वादे होंगे उसको भी जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली का मॉडल जो है बताया जाता है कि उसी तरह से यहां पर भी विकास होगा। लेकिन कांग्रेस वापसी कैसे करेगी? कांग्रेस के पास नया क्या होगा? फाइनल कमेंट मैम। देखिए जहां तक नीतियों की बात है जी। तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपके प्रवक्ता बता रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल, देखिए मैं एक एजुकेटर हूँ और मुझे ये पता है कि मेरे उत्तराखंड को क्या जरूरत है। मेरे उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को किस तरह से बेहतर शिक्षा दी जाती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इनोवेशन में बिलीव करती है, हमेशा नए तरीकों को लाने में विश्वास रखती है। हम किसी का मॉडल उठा के कहीं पर रख दे, वो विजनलेस लोग होते हैं। इसका मतलब ये जब ये बात कहते हैं तो साफ हो जाता है कि इनका स्वयं का ना तो यहाँ पे कोई नेतृत्व है, ना इनका विजन है, ना हमारे उत्तराखंड को समझते हैं। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों को जिस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है वो एक अलग विषय है। मैं ये आपके कार्यक्रम में पहले भी कह चुकी हूँ कि आज से 5-6 साल पहले जब इसी बात पर कई डिबेट पे भी ये बात हुई और फोरम पे भी ये बात हुई और मैंने इस बात को उठाया था कि आप कनेक्टिविटी ठीक कर दे तो पहाड़ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तब भी कहा गया नहीं हो सकता, लेकिन कोरोना काल ने दिखाया। इसका मतलब हमारे पास जो विजन है, हम लोगों पे विश्वास करते हैं, हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पे विश्वास करते हैं और हम अपने लोगों के साथ के विचार विमर्श करके ही किसी प्रकार से ठीक है मैडम। इसलिए हमारा जो मुद्दे है वो मैं आखिरी बात कर रही हूँ वही है। अभी भी शिक्षा को बेहतर बनाना, शिक्षा में बहुत काम करना है। उसके अलावा जो हमारे व्यवस्था है। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम, वक्त कम है मेरे पास। राजू मौर्य जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा, जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे आप? देखिए, सुजाता बहन ने कहा कि वो शिक्षा सुधारना चाहती है कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे मुद्दे हैं उनके पास। जनता ने उनको 2 बार अवसर दिया। 10 साल सरकार चलाई है कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य के अंदर और 10 साल में बहुत कुछ बदल सकता था। हमें तो मात्र 6 सालों में हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया कैसे शिक्षा के अंदर क्या क्रांति लाई जा सकती है। आज विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है दिल्ली के अंदर। मॉडल की बात, जिससे मॉडल होगा, जिससे कुछ किया होगा, मॉडल वही तो प्रेजेंट करेगा जिसने केवल 60 साल तक जनता का शोषण किया हो, केवल बातों पर राजनीति करी हो, भ्रष्टाचार किया हो, उसके पास तो मॉडल है ही नहीं, तो प्रेजेंट क्या करे? ठीक है राजू जी, जनता जनार्दन होती है और देखना होगा जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। आम आदमी पार्टी क्या वाकई में जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कमल खिलेगा? बड़ा अहम सवाल है, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला विस्तार से बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि त्रिवेंद्र सरकार के जो 4 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं, कितना विकास हुआ, जनता तक उन योजनाओं को पहुंचाने में क्या वाकई में जो है सरकार कामयाब हुई है या नहीं? और जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जो है पार्टी किस जनता को किस आधार पर, किस योजना के तहत जो है एक बार फिर से जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी मिलेगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। पहाड़ से लेकर